सबसे पहले हम बात करेंगे एक अहम खबर की। सियासत और जंग दोनों में जीत के लिए एक हथियार कॉमन होता है। अगर प्रतिद्वंदी को मुकाबले में हराया ना जा सके तो उसके बारे में इतना ज्यादा भ्रम फैला दो, इतना सस्पेंस खड़ा कर दो कि वो उसी से निपटने में अपनी पूरी ताकत गंवा दे। बिहार के चुनावी साल में यही राजनीति परवान चढ़ रही है। केंद्र में है नीतीश कुमार और उनकी सरकार। कुछ दिन पहले ही नीतीश के बेटे निशांत को लेकर खूब हवा उड़ी और अब जेडीयू के सांसदों को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच आरजेडी ने खटारा गाड़ी वाला एक नया मुद्दा उछाल दिया है, जिसे काउंटर करने में जेडीयू और बीजेपी अब दोनों जुट गई हैं। बिहार के सियासी कुरुक्षेत्र में आजकल ये कार्टून सुर्खियों में है। शीर्षक है, बिहार में अब नहीं चलेगी 15 साल पुरानी खटारा गाड़ियां, रोड पर दौड़ाया तो भरना होगा फाइन। नीचे लिखा है, भैया चलो अब इस 20 साल पुरानी खटारा सरकार को भी हटा देते हैं। इसी कार्टून को ट्वीट करते हुए लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है और जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है। जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। अब बिहार की जनता नया गाड़ी पे सवार होना चाहती है। बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को खत्म करने का फैसला लेते हुए कहा था कि बिना री रजिस्ट्रेशन के ऐसी गाड़ियां चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इसी फैसले को अपने सियासी वार के लिए औजार बनाते हुए तेजस्वी ने 20 साल पुरानी नीतीश सरकार को खटारा गाड़ी ठहरा दिया। खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। बिहार के लोग नई गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। तेजस्वी के वार पर सत्ता पक्ष ने भी दनादन पलटवार शुरू कर दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खटारा गाड़ी के जवाब में बैलगाड़ी वाला जुमला सुना दिया। उनको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने गाड़ी देखी ही नहीं, वो तो बैलगाड़ी वाले थे। ये गाड़ी है, अभी इतनी गाड़ियां हैं, ये खटारा नहीं है। ये बिहार की सरकार नीतीश कुमार की सोच और नरेंद्र मोदी का सपोर्ट वाली सरकार है। जैसे बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया, बिहार में जितने लाइन थे सबको डेवलप कर गया। अब लोग धक्का-धक चल रहे हैं, अब फटाफट काम कर रहे हैं। हमला डायरेक्ट नीतीश पर हुआ था, इसलिए जेडीयू का जवाब भी जरूरी था। मोर्चा संभाला जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने और सीनियर जूनियर का मुद्दा उठाते हुए पार्टी का इरादा भी साफ कर दिया। जब उनकी सरकार थी तो थाना में खटारा गाड़ी था, धक्का मार के चलता था, पता है ना। अगर घर में कोई सीनियर आपके हैं और काम कर रहे हैं, उनको क्या कहिए खटारा गाड़ी हो गए, हटा दीजिए। ये सोच की बात है। हम लोगों के लिए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और लोगों को विश्वास नीतीश कुमार जी को। दरअसल तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार पर लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं। एक तरफ वो नीतीश सरकार को घेर रहे हैं तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी तरफदारी करते फिर रहे हैं। आरजेडी के एक विधायक मुकेश रोशन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि जेडीयू के 12 में से 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। रणनीति साफ है, जेडीयू में बीजेपी का खौफ पैदा कर एनडीए में दरार डालना। और वहां ठगे हुए महसूस कर रहे हो। एकनाथ शिंदे का जिस तरह से हुआ है उसी तरह इनका भी हाल इनके दल के लोग ही करने जा रहे हैं। जाहिर है बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो उसे लालू तेजस्वी की अगुवाई वाले विपक्ष का सामना करना है और दूसरी ओर बार बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार को अपने खेमे में बनाए रखना है।
इसीलिए पार्टी के बड़े नेता खुलकर नीतीश पर भरोसा जता रहे हैं कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम कर रहा है और नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। जहां तक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का सवाल है तो वो फिलहाल नीतीश कुमार पर सीधा हमला तो नहीं कर रहे, पर चुनाव में पार्टी की जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। आरजेडी को अपने नेता लालू और तेजस्वी से उम्मीद है। लालू मॉडल का सहारा है, लेकिन गिरिराज सरीखे नेता जो लालू राबड़ी राज देख चुके हैं, उनके पास लालू विरोधियों को अपने पाले में लाने का पुराना आजमाया हुआ अचूक मंत्र है, जंगल राज। वो जंगल राज जिसमें गब्बर सिंह की कहानियां सुनाई जाती थी। अब लालू जी का मॉडल आज का नौजवान कोई नहीं लेगा। उस समय लोग जैसे कहते थे बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ रहा है, वैसे ही अब लोग कहेंगे बेटा भूल करके भी मत लालू जी के मॉडल को देखना, नहीं तो बिहार में शाम के पहले घर वापस आ जाना पड़ता था। वही मॉडल इनका असली मॉडल है और ये यहाँ एनडीए की सरकार है, एनडीए की ही सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। इस साल के अंत तक बिहार में नई सरकार का फैसला हो जाएगा। 2020 के बिहार चुनाव में आरजेडी ने 79, बीजेपी ने 78, जेडीयू ने 45, कांग्रेस ने 19 और लेफ्ट ने 16 सीटों पर कब्जा जमाया था। मतलब सीटों के तराजू पर आरजेडी और बीजेपी दोनों का पलड़ा करीब करीब बराबर है और इसीलिए दोनों ही पार्टियों के लिए नीतीश फैक्टर ही सबसे अहम है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हाथी के माया लोग की, क्योंकि जिस भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने पहले उत्तराधिकारी फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, उसे अब सभी पदों से हटा दिया है। आकाश आनंद पर उनकी बुआ की एगाज ऐसे समय में गिरी है जब लगातार ये खबरें आ रही थी कि बुआ और भतीजे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आखिर मायावती के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एक तरफ बीएसपी का गिरता जनाधार है तो दूसरी तरफ भतीजे पर लगातार हो रहा एक्शन है। जय भीम, जय भारत। अब बैठे सभी साथी जानते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 धरना सेठों ने तरक्की करी है पिछले 10 सालों में। हमारे 80 करोड़ की जनता आज भी गरीब है। क्या मायावती को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? क्या हाथी का माया लोग समझ से परे है? ये सवाल इस वक्त बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देने वाले हर बीएसपी कार्यकर्ता के दिलो दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ सभी पदों से छुट्टी कर दी है। मायावती के इस फैसले ने सियासी भूचाल ला दिया है, क्योंकि मायावती ने आकाश पर सिर्फ गाज नहीं गिराई, बल्कि यहां तक कह दिया कि मरते दम तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मतलब साफ है कि बुआ को अपने भतीजे पर भरोसा नहीं है और वो पार्टी की कमान अपने हाथ में रखना चाहती हैं। दरअसल बीएसपी ने रविवार को लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई थी, जिसमें बीएसपी के देश भर के पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन आकाश आनंद कहीं नजर नहीं आए। सियासी गलियारों में यहां तक चर्चा है कि बुआ और भतीजे के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मायावती ने कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद के ससुर और कई राज्यों के प्रभारी रहे अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जो एक तरह से आकाश के लिए भी चेतावनी थी, लेकिन आकाश नहीं संभले, जिसके बाद बुआ भतीजे के बीच का विवाद बढ़ता चला गया। अब मायावती ने अपने भतीजे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर और पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है और अब अपने भाई आनंद और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नया नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। लेकिन मायावती के इस फैसले से सिर्फ बीएसपी के कार्यकर्ता ही नहीं, दूसरे तमाम राजनीतिक दल भी हैरान हैं। मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं
वो अपनी पार्टी का भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। मुझको लगता है जो भी उन्होंने किया होगा अपने पार्टी के हित के लिए किया होगा। क्योंकि 8 महीने में आकाश पर उनकी बुआ की तरफ से गिराई ये दूसरी गाज है। इससे पहले 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के बीचों बीच मायावती ने आकाश आनंद के सीतापुर में दिए गए एक बयान के बाद उन्हें अपरिपक्व बताते हुए अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस ले लिया था। हालांकि 47 दिन बाद फिर से जून 2024 में मायावती ने बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। आकाश ने अपनी बुआ मायावती के पैर छूकर तब आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया है कि उनके जीते जी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि मायावती पार्टी के गिरते जनाधार को लेकर चिंतित हैं और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में रखना चाहती है। मायावती जी बड़ी नेता हैं, अनुभवी हैं, पार्टी उनको चलाना है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं और हमेशा दल सर्वोपरि होता है, तो दल को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी कैसे चले तो मायावती जी की है। ऐसे इस बात से समझ सकते हैं कि मायावती 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही। पहली बार 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनी, दूसरी बार 21 मार्च 1997 को सीएम बनी, तीसरी बार 3 मई 2002 को और चौथी बार 13 मई 2007 को मुख्यमंत्री बनी। मतलब यूपी में सबसे ज्यादा शपथ लेने का रिकॉर्ड मायावती के पास है। लेकिन मौजूदा सच ये है कि यूपी में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है। यहां तक कि विधान परिषद तक में बीएसपी का झंडा बुलंद करने वाला कोई नहीं है। 403 विधानसभा वाले यूपी में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक है। जिस दलित वोट को बीएसपी का कोर वोटर माना जाता था, उसका भी करीब करीब मोह भंग हो चुका है। सिर्फ जाटो वोटर ही बीएसपी के साथ हैं। इसी का नतीजा है कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 22.23% वोट मिले थे, लेकिन 2022 के यूपी चुनाव में ये वोट प्रतिशत गिरकर 13% पर आ गया। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे और पार्टी ने 10 सीटें भी जीती। लेकिन 2024 में ये वोट प्रतिशत 9.39 ही रह गया और पार्टी का खाता तक नहीं खुला। इतना ही नहीं, हाल ही में दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। पार्टी को उम्मीद थी कि आकाश आनंद के आने से युवा वोटर उससे जोड़ेगा, जिसका फायदा बीएसपी को होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल बुआ ने भतीजे को अपनी हनक दिखा दी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं, एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, बैठकें कर रही हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रही हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रेखा गुप्ता सरकार में विकास के साथ साथ हिंदुत्व का एजेंडा एक्टिव होने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। पहली तस्वीर, दिल्ली के बवाना गो सदन में गौ सेवा करने पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दूसरी तस्वीर, दिल्ली में यमुना के वसुदेव घाट पर यमुना आरती करती रेखा सरकार। तीसरी तस्वीर, विधानसभा में दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग करते बीजेपी विधायक। हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सरकार आने के बाद एक सामने आ रही इन तस्वीरों के बाद चर्चा शुरू हो रही है कि क्या दिल्ली की डबल इंजन सरकार को बीजेपी विकास के साथ साथ हिंदुत्व के डबल ट्रैक पर दौड़ाने की तैयारी में लगी हुई है। देश के लिए, हमारे तीर्थों के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए और प्रभु राम को वापस घर लाने के लिए जो जो काम किए, हम सब उनके सामने नतमस्तक हैं। आज दिल्ली में उसी प्रकार से बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है।
बीजेपी ने दिल्ली में पूरे चुनाव अभियान में अपने हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को साइडलाइन किए रखा, लेकिन 2.5 दशक बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी के साथ रेखा गुप्ता सरकार के रुख से हिंदुत्व का एजेंडा एक्टिव होने के संकेत मिलने लगे हैं। तो महाकुंभ हुआ तो 60 करोड़ से अधिक लोग उस गंगा मैया में, उस त्रिवेणी में स्नान कर पाए। हमने कहा कि हम कुंभ गए हैं, बस एक अकेली मैं रह गई। दिल्ली में सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता सरकार यमुना नदी की सफाई, दिल्ली की पुरानी पहचान और घुसपैठियों के मुद्दे पर तेजी से एक्शन मोड में दिखने लगी है। 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायकों की ओर से मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी, नजफगढ़ को नाहरगढ़ और मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम करने की डिमांड की गई है। जो वहाँ के निवासी हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई किसी जगह का नाम चेंज किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से लोगों की जो भावना है उसको मानना चाहिए और उसको आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन चेंजिंग द नेम। लेकिन मुस्लिम इलाकों का नाम बदलने की मांग से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को रेखा सरकार को घेरने का मौका मिल गया। दोनों पार्टियों का आरोप है कि विकास के मुद्दे पर सत्ता में आई बीजेपी अपने चुनावी वादों से दिल्ली वालों का ध्यान हटाने के लिए राजधानी में सनातन और हिंदुत्व कार्ड चल रही है। क्या मोदी जी की गारंटी जुमला साबित तो नहीं होगी? और मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी ने ठान लिया है कि मोदी जी की गारंटी को जुमला साबित करके रहेंगी। कन्फर्मिंग एरियाज में परमिशन दी गई शराब की दुकान खोलने की, ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है और कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी उस समय शासन में थी। इसी प्रकार से अगर ये पॉलिसी लागू हुई तो कहीं ना कहीं उस समय के जो उपराज्यपाल थे उनके सिग्नेचर से वो लागू हुई है। दिल्ली में इलाकों के नाम बदलने वाली मांग के एक दिन बाद 28 फरवरी को दिल्ली में गृह मंत्री के और सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दिल्ली पुलिस को घुसपैठियों पर एक्शन के निर्देश मिल गए, जिसके बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ कराने, घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनवाने और उन्हें दिल्ली में बसाने वाले नेटवर्क को तोड़ने पर दिल्ली में बहुत जल्द कार्रवाई शुरू होने वाली है। विपक्ष को शायद इस बात की टेंशन है कि यमुना सफाई, घुसपैठिए और इलाकों के नाम बदलने जैसे हार्डकोर हिंदुत्व वाले मुद्दे दिल्ली में बीजेपी के लिए बूस्टर न बन जाए, इसलिए बार बार दिल्ली वालों को विपक्ष की ओर से दिल्ली वालों को 2500 रुपए महीना वाला वादा याद दिलाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी अपना वादा पूरा करने के वादे पर कायम है। जब तक हम 2500 रुपए के सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करा देंगे तो हम किसको देंगे? तो 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 1 महीने का समय लगेगा और ये सारा कार्य पूर्ण करके लोगों को देना शुरू होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। माना जा रहा है कि उसी दिन से दिल्ली में बीजेपी सरकार महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज सबकी नजरें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट पर होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। सुबह 10 बजे पूरी कैबिनेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। आज दिल्ली विधानसभा में हंगामा होने के भी पूरे आसार हैं। विधानसभा में आज हेल्थ पर, कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का जिक्र किया जाता है, कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच की चपेट में आए श्रमिकों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो गया है। बर्फ में दबे सभी 54 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से 46 लोगों को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन 8 की मौत हो गई। उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस बुलेटिन में आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे और उन लोगों की आपबीती भी सुनाएंगे जो घंटों तक बर्फ के नीचे दबे रहे और मौत से लड़कर सकुशल बाहर आए। चमोली की माणा में 58 घंटे की जंग। जो बर्फ में दबे थे वो निकाल लिए गए। अट्ठावन घंटे में रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता मिली है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला, कितनी मशीनें तलाश में जुटी रहीं, कितने लोग मौके पर संघर्ष कर रहे थे, इसकी एक एक डिटेल बताने से पहले आप माणा गांव की स्थिति को समझिए।
देश में कहीं भी हादसे होते हैं, सभी घटनाओं पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजर होती है। माना पर भी है, लेकिन इस गांव को लेकर पीएम मोदी क्यों चिंतित हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तिब्बत सीमा से सबसे करीब स्थित है उत्तराखंड का गांव माणा। इसी गांव के पास अलकनंदा और सरस्वती नदी का मिलन होता है। माणा गांव में तिब्बत की सीमा सिर्फ 26 किलोमीटर है। 2022 में पीएम मोदी ने इस गांव का दौरा किया था। पीएम मोदी के दौरे से पहले माणा को अंतिम भारतीय गांव कहा जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने इसको देश का पहला गांव बताया। हिंदुस्तान का पहला गांव एवलांच की चपेट में है, लेकिन संयोग ठीक है कि जनहानि कम हुई, क्योंकि जब यहां बर्फ पड़ती है यानी ठंड के महीनों में लोग माणा गांव छोड़कर नीचे चले जाते हैं और गर्मी के दिनों में लौट आते हैं। जब ग्रामीण पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं तो इस इलाके में सीमा की रखवाली आईटीबीपी के जवान और निर्माण कार्य बीआरओ की टीम के साथ मजदूर करते हैं। हादसे से पहले माणा गांव के पास नेशनल हाईवे 7 पर निर्माण कार्य चल रहा था। बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से रात में जवान और मजदूर कंटेनर में थे। 27 फरवरी की देर रात माणा गांव में तेज बर्फबारी हो रही थी। बर्फ इतनी गिरी कि कई फीट मोटी परत जम गई। कंटेनर में रात बिता रहे श्रमिकों को अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। 28 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे एवलांच आया और एक झटके में कंटेनर में मौजूद 55 लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। मौत के मुंह से निकले श्रमिकों से सुनिए वो वक्त कितना भयावह था। पता ही नहीं चला सर, कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप के आया, ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पे ना, और जैसे नीचे गिरा उसी के झटके से पूरे कंटेनर, हमारे 7-8 कंटेनर पूरे उड़ के चले गए थे। एवलांच के अटैक से कुछ कंटेनर बर्फ में दब गए तो कुछ बिखर गए। एवलांच के झटके से कंटेनर में मौजूद श्रमिक बेहोश हो गए। तो मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए, सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में, जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ में जैसे तैसे भाग के गए। तो सुना आपने, मनोज भंडारी जैसे ही कुछ श्रमिक भागकर सेना के कैंप पहुंचे और हादसे की पूरी जानकारी दी। इसके बाद सेना और आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे। पहली सूचना के मुताबिक 55 लोग कंटेनर में होने की बात सामने आई थी, लेकिन फिर पता चला कि एक श्रमिक छुट्टी पर है और कंफर्म हुआ कि कंटेनर में 54 लोग थे, जिनमें से कुछ ने खुद को बचा लिया, लेकिन बड़ी संख्या में श्रमिक वहां पर फंस गए थे। पहले ये नंबर 55 बताया जा रहा था। अभी कल कंफर्मेशन में पता लगा है कि एक लड़का अनऑथराइज्ड लीव में था जो अपने घर चला गया था और वो सकुशल है, तो एक टोटल नंबर अब 54 है। 28 फरवरी को जब 54 लोगों के फंसे होने की सूचना आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि जिस इलाके में यह हादसा हुआ वहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई थी, आने जाने में मुश्किल हो रही थी। बद्रीनाथ मार्ग पर पांडुकेश्वर से आगे भारी बर्फ थी, इसलिए रास्ता बंद हो गया था। जोशीमठ से सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। मौके पर पहुंचे जवानों ने रेस्क्यू तेज किया। और 28 फरवरी को कुल 33 सुरक्षित मिले, जिनमें से 11 को बर्फ के नीचे से निकाला गया और 22 लोग किसी तरह खुद की जान बचाकर निकले। लेकिन गंभीर रूप से जख्मी होने की वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से बिहार के रहने वाले मुन्ना प्रसाद भी हैं। सब मत पूछिए सर, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर
हवा में उड़ रहे थे साहब। हम 9 बंदा थे एक कंटेनर में। कंटेनर जब उड़ा ना तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब। जिस वक्त यह हादसा हुआ 5 से 6 फीट मोटी बर्फ की परत जमी थी। घायल श्रमिक रेंगते हुए बीआरओ कैंप पहुंचे। वो पैदल करके ही किसी तरह हम लोग 20-21 बंदा पैदल बीआरओ कैंप 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके बर्फ़ में ही 5 से 6 फीट बर्फ़ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके बीआरओ कैंप पहुँचे। श्रमिकों की सूचना पर शुक्रवार शाम तक बर्फ में दबे लोगों की तलाश होती रही, लेकिन रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। शनिवार यानी 1 मार्च को जब मौसम अच्छा हुआ तो राहत बचाव कार्य फिर शुरू किया गया। 1 मार्च को 17 श्रमिकों को निकाला गया और गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया। यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले विजयपाल भी इस हादसे में घायल हो गए हैं। एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया, पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुँचे। हम तो बर्फ में निकले थे। हमारे कंटेनर 9 बंदे थे। गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को ऋषिकेश भेजा गया है तो कुछ घायलों का पास के ही अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उत्तरकाशी के अभिषेक पवार भी इस हादसे में घायल हो गए हैं। चेहरे पर चोट के निशान देख सकते हैं। हमारे कंटेनर रोलिंग करके मेन रोड से दूसरे रोड में चले गए थे। 2.5-3 मीटर बर्फ तो होगी। हमारा कंटेनर रोलिंग हुआ तो हमारा कंटेनर फट गया, तो हम लोग बाहर छिटक गए बर्फ से। तो हम वहाँ से उठे, फिर आर्मी गेस्ट हाउस गए, फिर वहाँ रुके, फिर हमें आर्मी ने यहाँ रेस्क्यू किया। 1 मार्च को देर शाम तक 54 में से 50 श्रमिकों को निकाला गया, लेकिन उनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। बाकी बचे 4 की तलाश जारी रही, लेकिन आगे चुनौती बड़ी थी क्योंकि सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने पूरी सतह को खंगाल लिया था। कहीं पर कोई नहीं दिखा, इसलिए अत्याधुनिक मशीनों को मंगाया गया। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरे की मदद से तलाश शुरू की गई। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की मदद से जमीन के अंदर 4 से 5 मीटर तक की चीजों का पता लगाया जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू में जीपीआर सेना के लिए काफी मददगार होता है। आगे। तो 3 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन को सेना और स्थानीय प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से अंजाम तक पहुंचाया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद पूरे हालात पर नजर बनाए रखी। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी भी की। चमोली हादसे ने उत्तराखंड समेत पूरे देश को झकझोर दिया। चमोली में आई एवलांच की वजह से 54 लोग बर्फ के नीचे दब गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी की निगरानी में आनन फानन में राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। राहत और बचाव दल ने जिस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों फीट की ऊंचाई पर इस मिशन को अंजाम दिया, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। बेशक जिन्होंने जिंदगी की जंग लड़ी और जिन्होंने इन जिंदगियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया, वो सराहना के योग्य हैं। लेकिन जिस तरह उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार ने इस भीषण आपदा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राहत बचाव से जुड़ी हर गतिविधि को मुस्तैदी से मंजिल तक पहुंचाया, वो भी अपने आप में मिसाल है। क्योंकि सर जिस तरह से बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी, हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए, मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए। वो हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने खराब मौसम और अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बचाए गए प्रत्येक व्यक्ति को समुचित चिकित्सा और राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। उनकी सक्रियता का ही नतीजा रहा कि गंभीर रूप से घायल 2 श्रमिकों को जल्द से जल्द हायर सेंटर रेफर किया गया।
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने हाल के सालों में आपदा प्रबंधन में बेहतरीन सुधार किया है। सिलक्यारा टनल हादसा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर क्षेत्र में आई बाढ़, जोशीमठ में हुए भूस्खलन जैसी गंभीर आपदाओं से निपटने में सरकार की भूमिका काफी कारगर रही। इस प्रशासनिक सक्रियता और अनुभव ने उत्तराखंड सरकार को आपदा प्रबंधन के मामले में अधिक सक्षम और प्रभावी बना दिया है। राज्य में राहत एवं बचाव कार्यों को पूरी प्राथमिकता दी जा रही है और केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बना रहा है। और आइए अब स्पेशल रिपोर्ट में बात तेलंगाना की टनल में 9 दिन से फंसे 8 लोगों की, जिन्हें निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि बचे हुए लोगों के जिंदा लौटने का चांस क्या है, क्या उन्हें बचाया जा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक सिर्फ 4 लोगों के ठिकाने का पता चल सका है, 4 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और इस बीच टनल के अंदर से आ रही तेज बदबू से भी कई आशंकाएं पैदा हो रही हैं। नागर कुरनूल की सुरंग में फंसी 8 जिंदगियां। बाईस फरवरी को तेलंगाना के नागर कुरनूल में इस सुरंग की दीवार ढह गई थी। तब से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी को निकाला नहीं जा सका। टनल में इंजीनियर समेत 8 मजदूर फंसे हैं। रेस्क्यू टीम ने इनमें से 4 लोगों के ठिकाने का पता लगा लिया है, लेकिन उन्हें अभी तक निकाल नहीं पाई है। बचाव कार्य में सबसे बड़ी चुनौती सुरंग में बढ़ता हुआ जल स्तर है। सुरंग के अंदर पानी और सिल्ट लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। SCCL, NDRF और रेड माइनर्स की टीम हाथ से सिल्ट हटाने में जुटी हुई है। इस चुनौती से निपटने के लिए 3-5 HP मोटरों से पानी निकालने का काम किया जा रहा है, जबकि सुरंग के बाहर गाद निकालने के लिए लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। फंसे लोगों की तलाश के लिए नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, ताकि मिट्टी में दबे लोगों का पता लगाया जा सके। लेकिन इस बीच टनल के अंदर से आ रही अजीब बदबू की वजह से कई आशंकाएं पैदा हो गई हैं। जहां से बदबू आ रही है, वहां पर सिल की मोटाई करीब 9 फीट है। ऐसे में सवाल है, क्या टनल में फंसे लोग अभी तक जिंदा हैं? इस सवाल के जवाब में 1 मार्च को सिंचाई मंत्री N. उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इसकी संभावना मात्र 1% ही है, यानी सिंचाई मंत्री को भी कुछ अनहोनी की आशंका है। इन्हीं आशंकाओं के बीच उस्मानिया मेडिकल टीम और एम्बुलेंस सुरंग के पास तैनात कर दी गई है। अधिकारियों ने सुरंग के पास लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश में कई महीनों में वर्क लाइफ बैलेंस पर काफी बहस हो चुकी है और देश के बड़े बड़े लोग छोटे छोटे कर्मचारियों को दिन भर ऑफिस के काम में जान झोंक देने की सीख दे रहे हैं। अब नीति आयोग के पूर्व CEO ने भी कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हर हफ्ते 90 घंटे काम करना पड़े तो करना चाहिए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत में एक आदमी को दिन में कितने घंटे दफ्तर में बिताने चाहिए? 9 घंटे की शिफ्ट और 1 दिन का ऑफ ले लें तो लोग 54 घंटे तो दफ्तर में रहते ही हैं। लेकिन नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अमिताभ कांत, जो भारत सरकार में बड़े बड़े पदों पर रहे, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी महत्वाकांक्षा $4 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की है, तो आप इसे मनोरंजन या कुछ फिल्मी सितारों के विचारों का पालन करके नहीं कर सकते। मैं कड़ी मेहनत में विश्वास रखता हूँ। भारतीयों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो 80 घंटे हो या 90 घंटे प्रति सप्ताह। यानी अमिताभ कांत भारतीयों से कह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो 80 से 90 घंटे काम करना पड़े तो करना चाहिए। अगर आप उनकी बात मान ले तो आपकी दिनचर्या कैसी होगी, आइए समझते हैं। उदाहरण के तौर पर आप हफ्ते में 90 घंटे काम कर रहे हैं। बिना ऑफ के काम करेंगे तो दिन में 12 घंटे ऑफिस में रहेंगे, बचेंगे बाकी के 12 घंटे। इसमें 6-7 घंटे की नींद लेंगे,
तो फिर जो बचेगा उसमें नहाना, धोना, खाना, ऑफिस आना, ये सब हो जाएगा। अब इस दिनचर्या में आपकी फैमिली कहाँ होगी, आप उन्हें कितना टाइम देंगे, ये आपको तय करना होगा। अमिताभ कांत की सोच तो बुरी नहीं, लेकिन उनकी बातें आम लोगों को बुरी लग गई हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कोई कह रहा है भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शहीद होना पड़ेगा। दूसरे यूजर ने सैलरी की शिकायत की, लिखा लोग तो 100 घंटे भी काम कर लेंगे, लेकिन क्या निजी और सरकारी कंपनियां तनख्वाह भी बढ़ाएंगी? एक अन्य यूजर ने इन बड़े बड़े लोगों से उनके वर्क लाइफ का ड्रामा बंद करने की अपील की। वर्क लाइफ बैलेंस को दरकिनार कर मेहनत करने की नसीहत इससे पहले इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और L&T के नारायण सुब्रमण्यम ने भी दी थी। What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? 70 घंटे काम करने की नसीहत देकर वो भी लोगों के निशाने पर आए थे। आराम और काम के बीच के तालमेल पर सोशल मीडिया के जमाने में बहस भरपूर है। खैर, काम का मतलब तो यही होता है कि आप जो भी करें उसका कोई फल निकले, चाहे आप उसके लिए हफ्ते में 50 घंटे काम करें, 60, 70 या 90। ABP न्यूज आपको रखे आगे।